वेलकम दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों ये वीडियो जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहे यूपीएससी बीपीएससी या फिर पीसीएस या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप टीआरई 4.0 इन सभी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो सीरीज चला रहे हैं जो इसमें एनसीईआरटी का प्रॉपर जो है पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन को। तो पूरा एनसीईआरटी का हम कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज जो हमारा क्लास 8 के लिए चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 4, 3 चैप्टर हमने कर चुके हैं, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो आपका एनसीईआरटी के लिए और क्लास 8 में ही क्यों ना हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए इस क्लास को। तो चैप्टर 4 कहता है कृषि के बारे में, यानी एग्रीकल्चर के बारे में हमको समझना है। सिंपल सी बात है। कहानी स्टार्ट होती है कहानी से। ये है स्टार्ट की जैसे गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेती की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं को बुआई करने जा रहा है और मृदा की अधिक उपजाऊ के लिए खाद डाला है। उसने बच्चों से अधिक मतलब कह सकते हैं कि उसने बच्चे से ये कहा था कि जो है गेहूँ मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा इससे, और जहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। अब पौधे जो परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, और कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, और इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब जैसे तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। अब जैसे कृषि का मतलब है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और फसलों, सब्जियों, फलों, फूलों उगानों और इन सभी पशुधन पालन शामिल इसमें होता है। जैसे विश्व में 50% लोग जो है कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। और वही बात करें अनुकूलन स्थलकृत मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। जैसे चित्र 4.1 में देख सकते हो, और आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति जैसे एग्रीकल्चर का शब्द जो है एक लैटिन शब्द है एगर या फिर एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई। अब चलिए आगे समझते हैं चैप्टर में। एक फिगर दिया गया है अलग अलग पूरा, यहाँ पर देखो हमारे कॉन्टिनेंट सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड है, एशिया है, अफ्रीका है। तो इस तरह से हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया देख लो इधर, अंटार्कटिका देख लो इधर। तो हमारे यहाँ पर सातों के सातों जो है क्या है दिए गए। एक यूरोप भी आप देख सकते हैं महाद्वीप। तो लगभग 7 कॉन्टिनेंट सब यहाँ पर दिए गए हैं। और ये जो है कौन सी कृषिगत भूमि का विस्तरण है। कृषि कैसे, यहाँ पर हरा हरा कलर में दिख रहा होगा जहाँ जहाँ कृषि होती है। देखो भारत पूरा हरा है, यानी पूरा भारत में तो कृषि है, कृषि ही होती है, समझ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जहाँ कृषि होती है वहाँ पर दिया गया, जहाँ जहाँ अफ्रीका में कृषि होती है वहाँ ग्रीन कलर का दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरा मैप में अच्छे से बताया गया है। अब देखो इसके एग्जाम्पल कि क्या आप जानते हैं कल्चरल होता है, एक कल्चरल होता है जिसमें एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है सेरीकल्चर, एक होता है पीसी कल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इन सभी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया गया है। बस अब ये सर्च कर लेना कल्चरल बाय राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब पर, आपको वीडियो डिटेल से 3D एनिमेशन के माध्यम से बता दिया गया है, तो वो आप जरूर सर्च कर सकते हैं एक बार। अब देखो मृदा की जुताई फसलों को उगाने और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, और इसे हम खेती कहते हैं यानी एग्रीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर से हमें पता चलता है रेशम उत्पादन के, रेशम की उत्पादन कैसे होती है। तो कि रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी जो कीट होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है, पौधे पर पाला जाता है, इसे खाकर वो पूप करती है, उससे रेशम के
कीटे बनते हैं, रेशम के धागे बनते हैं, ठीक है। तो एक होता है पीसी कल्चर, इसका होता है मतलब होता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मछली पालना, ठीक है। तो मछलियों को तालाबों, पोखरों, नदियों में पालना मत्स्य पालन कहलाता है। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूरों की खेती करना। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि, जिसमें सब्जियां, फूलों, फलों, इन सभी को उगाया जाता है। तो ये एक तंत्र हुआ। अब इसमें कृषि तंत्र क्या कहलाता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, जुताई, बुआई, ये सारे चीजें हैं, ठीक है। सिंचाई है, निराई है, कटाई है, इसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। बोते हो, पानी देते हो, फिर आपका मतलब सिंपल सी बात है किस तरह से एक फसल को उगाया जाता है, फसल में क्या क्या काम आती है, वो सारी चीज़ें, ये तंत्र जो है कृषि तंत्र कहलाती है। इसके अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। जैसे यहाँ फिगर में दिया गया है, कृषि भूमि की कृषि पद्धति, सबसे पहले जुताई, बुआई, छिड़काव होता है, ठीक है। फिर क्या होती है, बीज, पहले सिंपल समझो, पहले बीज डाला जाता है, फिर रसायन क्रियाओं से छिड़काव वगैरह किया जाता है, मशीनरी से खेत को जोता जाता है, फसल उगता है, काटा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध रहती है। तो एक सिंपल सा फिगर के हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। अब हम चैप्टर में आगे बढ़े तो चैप्टर में आगे हमें यही बताता है कि किस तरह से, जैसे देख सकते हो डिटेल की ओर से, कि भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश भी दिया गया है यहाँ पर डिटेल से, भौतिक से और मानवीय कृषि के निवेश बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़। अब लेकिन कृषि के तंत्र समझ लिए हम। अब समझना है कि कृषि के प्रकार क्या है। जैसे विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकती है। ये है निर्वहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि। और निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपजाऊ प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब गहन निर्वाह कृषि में किसानों, छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती की जा सकती है करती है, और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरकों मृदाओं वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। और गहन निर्वाहन कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। और वही आदिम निर्वाह कृषि क्या कहलाता है, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होती है, ठीक है। अब समझ सकते हो ना। जैसे स्थानांतरित कृषि को हम ये समझ सकते हैं, जैसे अमेजन बेसिन के संघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व भारत में भागों में प्रचलित है ये स्थानांतरित कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। और वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। और भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कत्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। एक होता है चलवासी पशुचारण, जैसे सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। जैसे मध्य एशिया, भारत, कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है चलवासी पशुचारण। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमता है। और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या कहलाता है दोस्तों, आइए समझते हैं इसको लेकर। देखो, वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजारों विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत जैसे कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं।
अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एक होता है रोपण कृषि, जिसमें वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार यह है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़ा, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य रूप विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अब जैसे बात करें, एक होता है मुख्य फसल। मुख्य फसल में क्या क्या था? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, यही सब चीजें ना हमारी मुख्य फसल है। ठीक है, ये सब मुख्य फसल है। और मुख्य पेय बात करें, इसे पीने के लिए चाय, कहवा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, चलो, और जूट, कपास, ये सब रेशेदारें फसलें हैं हमारे पास। कच्चे माल, ठीक है, और ये सब क्या करती है? हमारी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। अब चलो चावल की और डिटेल समझो। चावल क्या है? जैसे देखो, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय है और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चियाकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, जो इसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। जापान, इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, ये सब चीजें जो है क्या है? चावल की अग्रणी उत्पादक देश है। ठीक है, और वही बात करें तो अनुकूलन जलवायु दशाओं, जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इनमें से एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। गेहूं के वर्धकान काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कतन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, मिलेट की बात करें तो ये जो है मोटे अनाज के रूप में पाए जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में ये उगाए जाते हैं। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले, नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का की बात करें तो इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है और इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मैक्सिको, इन सभी चीज़ों में उगाई जाती है। कपास की बात करें तो कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पलारहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और भारत और बांग्लादेश पटसन में अग्रणी उत्पादक देश हैं। कॉफ़ी, तो इसके लिए अब कॉफ़ी जरूर पिए होंगे, तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअभावित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। यह फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयोगी होती है। ब्राजील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। ठीक है, चलिए चाय की बात करें तो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल, इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मन ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास कैसे हुआ? चलो अब ये टॉपिक पर आते हैं। कृषि का विकास कैसे हुआ हमारे बीच? तो देखो, कृषि की संबंधित बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादनों को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है।
कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जो बोए गए क्षेत्रों में विस्तृत करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनरी भी कृषि के विकास का एक अन्य फसल पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। और बड़ी यहाँ पर बात कर लेते हैं, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। तो आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थित अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने। तो एक तो भारत का हमारा फॉर्म है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, और मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, और उसकी भूमि उर्वरा है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसल सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेते हैं। वह अपने खेत की जुताई के लिए बड़े भाड़े पर ट्रैक्टर लाते हैं, और यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेती जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। और समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेते हैं। और मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे का प्रकरण, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है, और कृषि के विविध कार्यों में परिवार के लिए सभी सदस्यों को उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है, और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूलन न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। और हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म की बात करें तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म का औसतन आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर है, जहाँ पर 1.5 हेक्टेयर इंडिया का वो था, जिसमें 250 कितना ज़्यादा है। और किसान समानता फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास लगभग 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, और फसल को नुकसान पहुँचाने वाले जो पीड़कों हैं उन पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं है। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिकों उर्वरक कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद करते हैं, और उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे खेतों की यथार्थ तस्वीर देता है, और यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने के लिए उसकी मदद करता है। वह हेक्टेयर बीजों बोने की मशीनों और जो समकाल जो कह सकते हो कि जो संयुक्त हार्वेस्टर है और थ्रेशर है, उसका उपयोग संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं में करता है, और अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसी जिसे कहते हैं उसमें भेजे जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किसान जो है एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहरी किसान की तरह। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ सारे क्वेश्चन दिए गए, इन सभी क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। तो हमारा तक ये जो है पूरा चैप्टर यहाँ तक समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी यहीं तक हमारा क्लास समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे इसका नेक्स्ट क्लास लेकर, नेक्स्ट पार्ट को लेकर। चैप्टर रहेगा 5th। चलिए दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इस तरह से हम एनसीईआरटी का पूरा जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगला क्लास को लेकर। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। बाय।